आज +1 फिज़िक्स में हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन करने जा रहे हैं। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है दैट इज़ प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस, रफ सरफेस के ऊपर रखा हुआ है और ये रेस्ट में है। हमारे पास से रेक्टेंगुलर शेप का कोई या क्यूब शेप का कोई ऑब्जेक्ट है, वो हमने सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। अब क्या है कि ये रेस्ट में है, तो इसका जो वेट है दैट इज़ एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शंस। जो वेट है वो नीचे को काम करेगा और जो नॉर्मल डायरेक्शन है वो ऊपर को काम करेगी। अंडरस्टैंड? अब हम फोर्स लगा रहे हैं इस साइड को। हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो इस साइड को है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वैसे तो यहाँ लगेगा, परंतु हम इसको शो कर रहे हैं यहाँ ऊपर इस पॉइंट्स के ऊपर। तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हुआ Fs मैक्सिमम। अब ये Fs मैक्सिमम का क्या मतलब है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये रेस्ट में है, हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स, पहले ये क्या था जैसे मैंने कल भी बताया था कि हमने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके ऊपर हमने अब फोर्स लगाने शुरू की और हम लगाते गए ये नहीं चला। परंतु एक स्टेज आई जब इसके वेट से थोड़ा ज़्यादा हमने फोर्स लगाई और ये चलने शुरू हो गया। और दैट सिचुएशन व्हेन द ऑब्जेक्ट जस्ट बिगन टू स्लाइड बिफोर दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या हो रही है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो रही है। अब एंगल ऑफ फ्रिक्शन की बात हो रही है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है। देखो हमारे पास रिजल्टेंट भी आया है, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी है, दैट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन भी है। अब इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इनका दोनों का रिजल्टेंट जो है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस लाइन। इस लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो दिस इज दिस इज आर डैश, you can say that, yeah, you can say that this is r dash, this is r dash. So angle made by this resultant, इस रिजल्टेंट के द्वारा, किसके द्वारा? रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शन विद द नॉर्मल रिएक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो, फिर देख लो, दैट इज ये रिजल्टेंट किसका है? लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का है और नॉर्मल रिएक्शन का है। और इस रिजल्टेंट ने फिर नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हुआ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन may be defined as the angle made by the resultant, ये resultant of limiting force of friction, limiting force of friction made by the resultant of the limiting force of friction. This is the maximum value of the static friction is called the limiting friction and the normal reaction, and the normal reaction with किसके साथ? इसी के साथ, विद नॉर्मल रिएक्शन, विद नॉर्मल रिएक्शन।
एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड द नॉर्मल रिएक्शंस विद द नॉर्मल रिएक्शन। रिजल्टेंट का क्या हुआ, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का और नॉर्मल रिएक्शंस का जो रिजल्टेंट है वो नॉर्मल रिएक्शन के साथ जो एंगल बना रहा है दैट इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ से अगर हम इसको OMN लें, इसको ट्रायंगल, और ये P ले लें, तो यहाँ देखो ये FS को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि ये और ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो हम लोग यहाँ से देखो हमारे पास फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी OMO NMO tan डिनोटेड बाई कर लेना, डिनोटेड बाई थीटा से इसको डिनोट करते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा FS मैक्सिमम, और बेस क्या है नॉर्मल रिएक्शन। सो वी हैव दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, बट we know that force of friction या applied force of friction या applied force is directly proportional to the normal reactions. Here F किसके बराबर है, FS मैक्सिमम के बराबर है, क्योंकि जितनी अप्लाइड फोर्स है उतनी ही नॉर्मल रिएक्शन की फोर्स है। तो यहाँ पर F इज इक्वल टू म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारा दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। 2 को 3 में यूज़ करें तो हमारे पास FS मैक्सिमम इज इक्वल टू दैट इज बट म्यू एस आर, ये आ रहा है। और यहाँ से म्यू एस जो है दैट इज FS मैक्सिमम अपॉन आर आ रहा है, तो दैट इज बट दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड दिस इज 4। तो यहाँ 4 और 1 को अगर आप कंपेयर करें तो आप देख रहे हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन is equal to the tangent of the angle of friction। पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन या कई बार लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल देते हैं, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ले रही है तो ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी हो सकता है या लिमिटिंग friction may be defined as the ratio है किसकी है, ratio of limiting force of friction and नॉर्मल रिएक्शंस। ये अब अगर हम कंपेयर करें, कंपेयरिंग
1 एंड 4, 1 और 4 को अगर हम कंपेयर करें तो दैट इज म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। सो कोफिशिएंट ऑफ static friction is tangent of the angle of friction. Coefficient of static friction is equal to the tangent of the angle of friction, tangent of the angle of friction। तो इस ढंग से आपने ये क्या करना है, कोफिशिएंट एंगल ऑफ फ्रिक्शन करना है। अब नेक्स्ट आ रहा है एंगल ऑफ रिपोज, कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है कि हमारे पास कोई इंक्लाइंड प्लेन है। इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कि ऐसा प्लेन दैट विल बी इंक्लाइंड एट सम एंगल, कि कुछ एंगल के ऊपर कोई प्लेन है वो क्या है, इंक्लाइंड है। तो उसके ऊपर उसका जो एंगल है, उस एंगल के ऊपर जब कोई ऑब्जेक्ट उसके ऊपर रखा हो और वो जस्ट बिगिन टू स्लाइड कर जाए, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज। ये आपका इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। और ये मान लो ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पे। अब क्या है कि वैसे अगर इसको हम ये मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है ये, अब हमने इसके ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और हम क्या कर रहे हैं, इसको बढ़ा रहे हैं, एंगल को बढ़ाते जा रहे हैं। अब जब ये ऑब्जेक्ट, ये स्केच जहाँ से ये और ये मार्कर जहाँ से ये उस एंगल के ऊपर, जिस एंगल के ऊपर ये नीचे को खिसकना शुरू कर दे, स्लाइड करना शुरू कर दे, वो एंगल जो इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है वो एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो एंगल ऑफ रिपोज की बात कर रहे हैं। एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ, एंगल ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन एट विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर इट, एट विच व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ओवर इट जस्ट बिगन टू स्लाइड, जस्ट बिगन टू स्लाइड, वहाँ से चलना शुरू कर दे। मतलब एकदम आपने आहिस्ता 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 बढ़ाते चलना है एंगल को, और आपने देखना है जहाँ से ये स्लाइड करना शुरू करेगा वो जो एंगल होगा किसका, इंक्लाइंड प्लेन का, दैट विल बी द एंगल ऑफ रिपोज। सो एंगल ऑफ रिपोज may be defined as the angle of the inclined plane at which a body placed over it just began to slide, called angle of repose, denoted by अल्फा। अल्फा से इसको डिनोट करेंगे। अब देखो इसका वेट जो है दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एम जी, और ये नॉर्मल डायरेक्शन इसके बिल्कुल सीधा ऊपर को, नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और जो नॉर्मल है दैट इज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस एंड दिस प्लेन। सो नॉर्मल क्या हुआ, ऐसे ये आर हुआ। अब हमें तो इसके सामने चाहिए कंपोनेंट, किसका, आर का।
नॉर्मल हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज होता है। तो सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज 90 डिग्री का कोण ऐसे बन रहा है और ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा। जैसे भी वेट आप जैसे भी लें वो नीचे एकदम सीधा आएगा, उसका वेट एकदम जो भी है वो नीचे सीधा होगा, चाहे आप उसको ऐसे पकड़ें ऐसे पकड़ें। तो चेंज क्या हो रहा है, नॉर्मल रिएक्शंस। तो अब ये अल्फा एंगल है तो हम क्या करेंगे, ये ऐसे 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 इसके सामने ये हमने इसका, अगर ये एंगल अल्फ़ा है तो ये एंगल भी इसका क्या होगा, अल्फ़ा होगा। या फिर हम लोग इसके सामने ऐसे ले लेते हैं, दिस इज दिस। अब हम इसके वेट का हम mg का कंपोनेंट लेंगे, अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हुआ, क्योंकि इस साइड तो हमें कंपोनेंट की ज़रूरत नहीं है, इस साइड है कंपोनेंट, क्योंकि हमने r के सामने mg का कंपोनेंट लेना है, इसलिए r के अलोंग ही हमने इस एक्सेस को बढ़ाया है। और ये mg का कंपोनेंट जो इसके साथ आ रहा है दैट इज़ mg cos अल्फ़ा आ रहा है, क्योंकि ये बेस कंपोनेंट है। और ये दूसरा जो अगर हम इसको एक इमेजिनरी राइट एंगल ट्रायंगल कंसीडर करें तो ये जो है ये परपेंडिकुलर शो कर रहा है और ये पैरेलल लाइन, ये भी इसके पैरेलल लाइन होगी और ये परपेंडिकुलर जो शो कर रहा है दैट इज़ mg sin अल्फ़ा ऐसे। अब अगर ये बॉडी नीचे को आ रही है तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है ऊपर की ओर। अगर इस अप्लाइड फोर्स जो है इसको नीचे की ओर जस्ट बिगन टू स्लाइड कर रहा है, ये नीचे की ओर है इसकी मोशन, तो ऐसे। तो हम लोग कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल M placed over the inclined plane. Let alpha be the angle of repose. So R is equal to mg cos alpha, F is equal to force of friction that is mg sin of alpha. This is question number 1, this is question number 2. On dividing 2 by 1 from both sides, on dividing 2 by 1 from both side, दोनों साइड से हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये देखो mg sin अल्फ़ा अपॉन mg cos अल्फ़ा इज इक्वल टू F अपॉन R। mg से mg कैंसल, बी है बट tan अल्फ़ा इज इक्वल टू F अपॉन R। tan अल्फ़ा किसके बराबर हुआ, F अपॉन R के बराबर, या इसको स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं आप, अभी तो स्टेशनरी है। तो यहाँ से ये हमारे पास ये दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, बट Fs अपॉन R इज इक्वल टू म्यू एस के बराबर है। तो हियर इज म्यू एस इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ से म्यू एस किसके बराबर हो गया, tan अल्फ़ा के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल
to the tangent of the angle of friction, angle of friction, एंगल ऑफ फ्रिक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिपोज, क्योंकि एंगल ऑफ फ्रिक्शन तो हमने पहले कर रखा है, दैट इज एंगल ऑफ रिपोज. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू द टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज. सो दैट इज टेंजेंट ऑफ द एंगल ऑफ रिपोज. सो बट हमारे पास एक चीज़ और भी है, म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा, ये भी है. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. So on comparing 5 and 6, tan theta is equal to tan alpha, so theta is equal to alpha. So angle of friction is equal to एंगल ऑफ रिपोज. तो इस ढंग से ये आप लोगों ने कंप्लीट करना है.